हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज आज से फिर से स्टार्ट हो रही है। आज हम 31 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा, तो अगर आपको हिंदी से प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में लिखा रहेगा, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। इंग्लिश से प्रॉब्लम है तो हिंदी में बोलता भी रहूँगा, हिंदी में लिखा भी रहेगा, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। आपको इस वीडियो का जो PDF है वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल और हमारी वेबसाइट पे, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। आपने अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमको फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, MCQ के फॉर्म में ये जो करंट अफेयर्स होंगे और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है लिखा है, PFC ने स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं उद्यमिता विकास हेतु किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। PFC, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या है। इसने किसके साथ समझौता किया है वो तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन किस क्षेत्र में किया है। तो ये जो क्षेत्र है ये किसका है, तो ये है स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए ये जो पार्टनरशिप है या फिर एक तरीके का एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। तो इसको साइन किया है PFC ने IIT कानपुर के साथ में। पहला वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। IIT कानपुर के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें PFC की, तो इसकी फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, PFC। तो इसका CSR इनिशिएटिव है ये। ओके, जो ये एग्रीमेंट हुआ है ये CSR इनिशिएटिव के तौर पे हुआ है। CSR इनिशिएटिव क्या होता है या फिर CSR क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा आप सर्च कर सकते हैं, और अगर पता है तो अच्छी बात है। लिखा हुआ है कि ये इसके तहत ये 2.38 करोड़ रुपीस IIT कानपुर को प्रोवाइड करेगा, ताकि इसके स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें हो सकें। ओके, CSR की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आप का जो टर्नओवर है या फिर कह सकते हैं जो प्रॉफिट है इतने रुपए से ज़्यादा है, तो फिर आपको उसका कुछ % हिस्सा जो सोशल काम होते हैं, सोशल इश्यूज होते हैं, उस पर लगाना पड़ता है। ओके, अगला सवाल है यहाँ पे, भारत द्वारा डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी गई है। मतलब अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो, कोई नया देश नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया के बारे में ही बात हो रही है। उसका नाम ऑफिशियल क्या है, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया। ओके, तो इसको भारत ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करी है। और ये जो सहायता है, आपके कन्फ्यूज़न को मैं क्लियर कर दूँ, पैसे के रूप में सहायता नहीं प्रदान करी है, बल्कि भारत सरकार को WHO ने जो है एक रिक्वेस्ट भेजी इस मतलब इस सहायता के लिए। तो भारत ने एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन के रूप में ये 1 मिलियन डॉलर की जो एड है वो दी है नॉर्थ कोरिया को। ओके, तो ये जो एड दी गई है उसके लिए इंडिया के जो एम्बेसडर हैं DPRK के, अतुल मल्हारी गुड सर्वे, ये वहाँ पे मौजूद थे। उनके साथ एक WHO के रिप्रेजेंटेटिव हुए थे, जिसके मतलब उनके माध्यम से ये सहायता प्रदान कराई गई है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन के रूप में सहायता किसको प्रदान करी गई है, तो आप बताएंगे नॉर्थ कोरिया को ये प्रदान करी गई है। ओके, अगला सवाल है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने किस मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO को अपने पद से बर्खास्त कर दिया है। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने CEO को बर्खास्त कर दिया है। एक तो बहुत अच्छा जो रिज़ल्ट नहीं आ रहा था ये रीज़न दिया, दूसरा मिसबिहेवियर का रीज़न दिया है जिसकी वजह से उनको बर्खास्त किया गया है। कौन सा ऑप्शन से इसका, चौथा वाला, लुत्फुल्लाह इस्टेनकज़ई, ये थे जो है CEO अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जिनको अब हटा दिया गया है। ओके, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे चुना है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल अभी तक कौन थे, लालजी टंडन थे, जिनका हाल ही में देहांत हो गया। तो उनके देहांत के बाद ये जो पद है राज्यपाल का, ये दिया गया है आनंदीबेन पटेल को। चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। अगर आपने पहले पढ़ा होगा, मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूँ कि ये जो राज्यपाल वाली जो पद है, इसको आप हर महीने एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि यहाँ पे नए नए जो राज्यपाल बने हैं कौन कौन है, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा वेरी होती रहती है। ओके, ऐसा होगा कि आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की हैं, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद ये राजस्थान की हो जाएं, गुजरात की हो जाएं। तो ये वेरिएशन होता रहता है। इसके कई सारे रीजंस भी हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही आपको अप टू डेट रहना होगा।
अगर एकदम से आप अप टू डेट नहीं रहते हैं, एक साल पहले मान लीजिए पढ़ा होगा आपने, तो आप यही कहेंगे कि यहाँ के राज्यपाल कौन थे, तो आप कहेंगे यहाँ के राज्यपाल तो लालजी टंडन थे। ओके, अगला सवाल है, भारत द्वारा यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौते को कितने साल के नवीनीकरण करने का फैसला किया गया, मतलब इसको रिन्यू किया गया है। ये साइंटिफिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट था भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में। ये जो साइंटिफिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट था इसको 5 और साल के लिए रिन्यू किया गया है। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है 5 ईयर्स, ये इसका करेक्ट है। 5 और साल के लिए इसको रिन्यू किया गया है 2020 से 2025 तक के लिए। अगला सवाल है, रूस द्वारा किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दिया गया है। मतलब जो S-4 ये जो डिफेंस एक तरीके का रक्षा प्रणाली है, डिफेंस सिस्टम है, ये दिया जा रहा था। एक तो भारत को भी मिल रहा है, दूसरा चीन भी इसको खरीद रहा है। तो चाइना को मिले इससे पहले ही रूस ने इस पर रोक लगा दी। उसके सबके अपने अपने स्पेकुलेशंस हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं कि रूस ने ऐसा क्यों किया। जो चीन के विरोधी हैं वो इससे खुश हैं, चीन अपनी तरफ खुश हो रहा है। उसकी अगर आप बात सुने तो उसका कहना है ठीक ही किया है, हमारे लिए ही अच्छा है, बाकी चीज़ें। ओके, फिलहाल अगर पूछा जाए ये सवाल तो आप बता सकते हैं कि चीन की जो ये आपूर्ति, इसको रोक लगा दी गई। अब देखते हैं कब इसकी आपूर्ति होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कितने वर्ष पुरानी राष्ट्रीय नीति की जगह लेगी या इसने ले लिया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो अब आई है, ये 34 वर्षीय पुरानी जो नीति थी 1986 की, उसकी जगह ये ले रही है। ओके, और इसमें बहुत सारे सुधार किए गए हैं, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। आप इसके बारे में डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। इसमें जो भी बदलाव किए गए मैं आपको वो बता सकता हूँ। बहुत सारे बदलाव, जैसे अब 10+2 की जगह अब ये जो सिस्टम था इसको बदल दिया गया है। अब इस सिस्टम को बदल करके 5+3+3+4 का सिस्टम ये कर दिया गया है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे इसमें छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं और ये 34 वर्ष पुरानी थी इसको बनाने में, और इसके लिए बहुत सारे सुझाव लिए गए, तब इसको अब लागू किया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। HRD मिनिस्ट्री था पहले इसका नाम, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये जो भी नई शिक्षा नीति आई है इसी में इसको भी बदला गया है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब शिक्षा मंत्रालय इसको कहा जाएगा। चौथा वाला जो ऑप्शन है इसका सही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के नाम से इसको जाना जाएगा। तो ये याद रखिएगा, HRD मिनिस्ट्री वो नहीं रह गया। अगला सवाल है, कैबिनेट ने पारंपरिक प्रणाली, चिकित्सा एवं होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत एवं किस देश के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो MOU साइन किया है इंडिया ने जिम्बाब्वे के साथ। ओके, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन सही है। और ये जो MOU किसके ऊपर है, ये है कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ओके, पारंपरिक प्रणाली, चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में ये जो कोऑपरेशन है ये होगा भारत और जिम्बाब्वे के बीच में। न्यूनतम मानव भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले कह सकते हैं इंडिया में या फिर वर्ल्ड में सबसे पहले तो नहीं, उस जगह के सबसे पहले मैन होल सफाई रोबोट बैंडिकोट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ओके, तो इसका नाम इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए बैंडिकोट रोबोट कहाँ पे उद्घाटन किया गया है मैन होल सफाई के लिए, तब आपको बताना होगा इसका सही आंसर है गुवाहाटी में। फर्स्ट ऑप्शन से असम के गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया है। क्योंकि मैन होल साफ करते हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है जो उसके सफाई में नीचे उतरते हैं और वहाँ पे गैस के रिसाव, जहरीली गैस के रिसाव की वजह से उनकी जान चली जाती है। ओके, तो इसी वजह से अब इस तरह के सिस्टम्स को अपनाया जा रहा है जहाँ पे आदमियों को ना उतरना पड़े, रोबोट्स वगैरह से काम लिया जाए और सफाई भी हो जाएगी और किसी की जान भी नहीं जाएगी। अगला सवाल है, पेटीएम मनी का नया CEO किसे चुना गया है। तो पेटीएम मनी के नए CEO चुने गए हैं वरुण श्रीधर। थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। ओके, थर्ड वाला ऑप्शन, वरुण श्रीधर को नया CEO चुना गया है। अगला सवाल है, किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को UN चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। तो ये भारतीय जलवायु कार्यकर्ता हैं कौन, ये हैं अर्चना सोरेंग, जिनको शामिल किया है UN ने अपने सलाहकार समूह में। सलाहकार समूह की जब बात हो रही है इसका मतलब ये है कि इसमें और भी बहुत सारे लोग होंगे, सिर्फ ये अकेली नहीं होंगे। ओके, लेकिन भारतीय भी एक चुनी गई हैं इसमें जो आगे एडवाइस करेगा UN को कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो इतने बड़े बड़े इश्यूज़ हैं जलवायु को से संबंधित, उनको टैकल किया जाए, दुनिया को कैसे अवेयर किया जाए, सरकारों को कैसे और ज़्यादा इन्फॉर्म किया जाए कि वो और अच्छे कदम उठाएं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म किया जा सके या फिर उसमें कमी लाई जा सके। अगला सवाल, विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है।
तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस लिखा हुआ है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ओके, याद रखिएगा वर्ल्ड हेपेटाइटिस बी डे नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हेपेटाइटिस जो होता है ये कई तरह का होता है। ओके, तो इसको मनाया जाता है या फिर इसको ऑब्जर्व किया जाता है 28 जुलाई को। पहला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट है। और 28 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? तो ये बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग की, जिन्होंने डिस्कवर किया था हेपेटाइटिस बी वायरस को सर्वप्रथम, और इसके डायग्नोस्टिक टूल को भी इन्होंने डेवलप किया था, साथ ही साथ इसकी वैक्सीन भी बनाई थी। इसीलिए 28 जुलाई को ही मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। अब उन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज करी थी। हेपेटाइटिस जो वायरस है वो A, B, C, D और E इतने तरह के ये होते हैं, और ये जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे शरीर का जो हिस्सा होता है वो होता है लीवर का। जो लीवर होता है उसको ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, उसी को ये इफ़ेक्ट करते हैं। और इसमें कहा जा रहा है, अभी अगर आप देखेंगे रिपोर्ट को, कि लगभग दुनिया में 290 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि हेपेटाइटिस वायरस से पीड़ित हैं, मतलब उनके लीवर में ये वायरस है, उनको पता नहीं चला है, इस वजह से वो इसका ट्रीटमेंट भी नहीं करा रहे हैं। आगे चल के उनको और दिक्कत होगी और इससे जान भी जा सकती है। 2020 की जो थीम है वो क्या है? तो ये WHO की थीम है। ओके, ये है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ये इसकी इस बार की थीम है 2020 की। ओके, अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल टाइगर डे या फिर ग्लोबल टाइगर डे। इसको मनाया जाता है हर वर्ष 29 जुलाई को, 29 जुलाई को मनाया जाता है हर वर्ष। और बाघों की जो संख्या है, जिसमें देखा जा रहा है कि लगातार कमी आती जा रही है, बहुत कम संख्या में बाघ बचे हुए हैं। हालांकि भारत में जो बाघों की संख्या उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। एक समय था तो बहुत कम बाघ बचे हुए थे, लेकिन अब उनकी संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। और भारत में पूरे विश्व के लगभग 70% बाघ पाए जाते हैं। ओके, तो इसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए और कंजर्वेशन के लिए इनके जो है ये डे मनाया जाता है, अवेयरनेस फैला सकें कि लोग इनका शिकार कम करें। ओके, अगला सवाल है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स ऑब्जर्व्ड कब होता है ये? तो ये 30 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है, 30 जुलाई को। और इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है। ये जो थीम है ये अच्छा WHO की ये थीम नहीं है, ये UN की थीम है। ओके, तो ये UN की थीम क्या है? कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये UN की इस बार की थीम है। और ये जो लोगो आप देख रहे हैं ब्लू हार्ट, ये ब्लू हार्ट जो है इसका इस बार का कैंपेन भी है, और ये ब्लू हार्ट इसका लोगो भी है। इस डे को मनाने का ये लोगो है ब्लू हार्ट। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ब्लू हार्ट, तो बता देंगे कि किसके लिए लोगो है। तो ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स के लिए ये लोगो यूज़ किया जाता है, जो कि 30 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बाकी आपके क्या सुझाव हैं? ये जो करंट अफेयर का सेशन मैं शुरुआत कर रहा हूँ, क्या इसको डेली करना चाहिए या फिर वीकली करना चाहिए? आप जैसा कहेंगे हम उस पर गौर करेंगे, उसी के अनुसार इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आपको करंट अफेयर्स अगर पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे मेरी जो मेहनत है सफल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग करंट अफेयर्स को पढ़ सकें। और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोज़ और मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।